नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं पश्चिम बंगाल और पास के राज्य त्रिपुरा की बात करूंगा। पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लूं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सभी 42 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, यानी कांग्रेस से उनका गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में 2 सीटें हैं। एक सीट बहरामपुर से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, जो लोकसभा में फायर ब्रांड वक्ता के रूप में माने जाते हैं और भाजपा पर बहुत हमलावर रहते हैं, लेकिन साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर भी भाजपा से कम हमलावर नहीं रहते। रविवार को जब 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, उसमें एक खेल उन्होंने और कर दिया। जिस बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं, वहां से उन्होंने प्रसिद्ध क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार बनाया। बहरामपुर में बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, यानी जो 5 साल तक अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस का तीखा विरोध किया, ममता बनर्जी ने अपनी ओर से अपनी तई उनके हारने का इंतजाम कर दिया। वो हारेंगे नहीं हारेंगे ये लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको हराने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब मैं ये बता दूं कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन चाहती थी। इंडी अलायंस में उनको बहुत तवज्जो दिया गया ममता बनर्जी को, और कांग्रेस चाहती थी कि उनसे हो जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पहले लेफ्ट का साथ छोड़े। लेफ्ट के साथ कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस इस उधेड़-बुन में रहे कि लेफ्ट को छोड़ें कि न छोड़ें, छोड़ें कि न छोड़ें। इस बीच ममता बनर्जी ने सभी 42 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, हम तो चाहते थे, यानी कांग्रेस चाहती थी कि सम्मानजनक समझौता हो जाए, लेकिन एक तरफा जो है घोषणाएं की गई हैं, उससे जो है कांग्रेस बहुत असहज स्थिति में है। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस बिल्कुल असहज स्थिति में है। कांग्रेस वास्तव में तृणमूल कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख कर के चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें हासिल करना चाहती थी। अब पिछले चुनाव का प्रसंग बस मैं चर्चा करूं। पिछले चुनाव में जो है कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ, तृणमूल एक तरफ और भाजपा एक तरफ। अब जो चुनाव परिणाम जो है 19 का था, वो ये था कि तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और 43.7% वोट। बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, 40.6% वोट, और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 5.7% वोट मिले थे। अब थोड़ा सा 14 की भी चर्चा कर लें। 14 में तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली थी और 39.8% वोट। कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, 9.7% वोट। सीपीएम को 2 सीटें मिली थी, 23% वोट, और भाजपा को 2 सीटें मिली थी, 17% वोट। यानी 14 और अगर 19 की तुलना करें तो कांग्रेस और सीपीएम दोनों 19 में साफ हो गए। यानी 19 में केवल 2 सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस का घट गया, और कम्युनिस्ट पार्टी यानी वाम दल जो है बिल्कुल साफ हो गए। अब विधानसभा की भी बात कर लें। विधानसभा में क्या स्थिति रही? विधानसभा की स्थिति ये रही कि उस विधानसभा में केवल और केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस रही। एक सीट फुरफुरा शरीफ के मौलाना को मिली, बाकी कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गए। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लूँ, फिर मैं उसके बाद राजनीति की बात करूँगा।
तृणमूल कांग्रेस को 282 सीटों में 213 सीटें मिली, 48.5% वोट। भाजपा को 77 सीटें मिली, 38.5% वोट। फुलफुल शरीफ के मौलाना को 1.4% वोट मिले और 1 सीट मिली, और 1 सीट इंडिपेंडेंट को मिली, यानी कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ पर साफ हो गए। अब जब 2024 के चुनाव की बात चल रही थी, इसी से डरी हुई थी कांग्रेस कि जिस तरह से पिछले चुनाव में उसको 2 सीटें मिली हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज गति से उभर कर के सामने आ रही है, इधर ये भी चर्चा है कि यूसीसी भी आएगा। मैंने आज ही एक एपिसोड बनाया है जो आप देखेंगे, उसमें मैंने ये बताया था कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, यूसीसी समान नागरिक संहिता के बारे में जो बात चल रही वो CAA लागू हो जाएगी। यूसीसी की बात नहीं बल्कि CAA लागू हो जाएगा, ऐसा अमित शाह ने कई एक बार कहा। उन्होंने कहा कि ये तो पत्थर पर खींची गई लकीर है, ये कभी मिट नहीं सकती। यानी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले हम CAA लागू ही करेंगे। अगर CAA लागू हो गया, आप मान कर चले कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, लेफ्ट और वाम दल तो कहीं टिकेंगे ही नहीं। दुर्घटना से समीकरणों में शायद ही कोई सीट मिले। सबसे तेज तर्रार नेता जो अधीर रंजन चौधरी, उनके सामने उन्होंने क्रिकेटर यूसुफ पठान को खड़ा करके उनका रास्ता बिल्कुल ब्रेक कर दिया, रोक दिया। वो जीत जाए तो आप मान कर चलिए वहाँ कांग्रेस की इज्जत बच जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे। यानी पश्चिम बंगाल की लोकसभा में इस बार कांग्रेस की जो दोनों सीटें थी वो सीटें भी गईं। ऐसा क्यों? अब मैं बताता हूँ। दरअसल ममता बनर्जी ये चाहती थी कि कांग्रेस उनके साथ आए, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन कांग्रेस ने लेफ्ट को छोड़ने का जो है कांग्रेस मन नहीं बना पाई। ममता बनर्जी एक बहुत चतुर सुजान राजनीतिज्ञ हैं और कांग्रेस से ही टूट करके उन्होंने तृणमूल कांग्रेस 1993 में बनाया था, जब नरसिंह राव की सरकार थी। उसके बाद लगातार संघर्ष करते हुए 2011 में वो सत्ता में आई। 2011, 2016, 2021 लगातार तीसरी बार विधानसभा में ज़बरदस्त जीत हासिल की और उस हिसाब से लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती को देखते हुए ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया ताकि उस चुनाव का पूरी तरह से ध्रुवीकरण किया जा सके। और ममता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हराएगी, मुसलमान एकमुश्त उसको वोट देगा। और बताता चलूँ कि पश्चिम बंगाल में 34% मुसलमान हैं और वह 34% पूरा का पूरा 90% तृणमूल कांग्रेस की ओर जाता है। बाकी 10% कैंडिडेट्स के ऊपर भी रहता है, कुछ इधर कुछ उधर, यानी 90%, 85% वोट जो है उनको मुसलमानों का मिलता है। बाकी हिंदू बंगाली प्राइड की बात वो करती हैं, बंगाल के स्वाभिमान की बात करती हैं, भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी मानती हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री को बाहरी नेता मानती हैं। बंगाली प्राइड प्लस मुस्लिम वोट, इनको मिलाकर जीतने की उनकी जुगत है। और हमको लगता है, और लोगों पश्चिम बंगाल के हमारे 1-2 मित्र पत्रकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी रणनीति में सफल हैं। अब भाजपा की जब हम बात करेंगे तो आप ये मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में बहुत ज़बरदस्त जो है संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री अभी गए भी थे, संदेश खाली की भी बात की। संदेश खाली की 5 महिलाएं उनसे मिली भी और उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय होगा। और संदेश खाली का जो प्रकरण है वो एक प्रकार से कहिए कि ममता बनर्जी के लिए वाटरलू साबित हो गए। यानी ममता बनर्जी की चुनावी संभावनाओं पर जबरदस्त असर डालेगा, विपरीत असर डालेगा। जिस तरह से शाहजहां शेख
जो उस पूरे प्रकरण में खलनायक के रूप में आया है, जिसके बारे में बताया गया कि पार्टी ऑफिस में वहाँ की महिलाओं को बुलाया जाता था, गाली गलौज दिया जाता था, उनका शोषण होता था। एक महिला ने कहा कि उसकी बेटी जो है, नाबालिग बेटी 4 साल पहले 5 साल पहले गायब हो गई और आज तक उसका पता नहीं चला। शाहजहां शेख के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा तो ईडी की टीम पर हमला भी हुआ और उसी केस में जो है उसकी सीबीआई को देने की बात आई। सीबीआई 2 बार पहुंची तो उसको दूसरी बार बड़े मशक्कत के बाद हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद उसको सीबीआई को सौंपा गया। शाहजहां शेख और ये संदेश खाली, आप ये मान कर चलिए कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि अमित शाह ने कहा कि 25 सीटें जीतने का लक्ष्य है, 42 सीटों में 25 सीटें, पिछली बार उसको 18 सीटें मिली थी, यानी 7 सीटें बढ़कर जीतने का उनका लक्ष्य है। और नो डाउट हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 25 या उससे भी अधिक सीटें जीत सकती है। लेकिन ये सच है कि वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के लिए अब कोई संभावना नहीं बची। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को हराने का ममता बनर्जी ने पूरा इंतजाम कर लिया है। अब दूसरे स्टेट, बगल का स्टेट है त्रिपुरा की बात कर लें। त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा एक पार्टी, वहाँ वनवासियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सब समर्थक रहे हैं। पिछले चुनाव में एक दूसरे से गठबंधन नहीं हो पाया तो त्रिपुरा मोथा जो अलग चुनाव लड़ी और उसको 13 सीटें मिली। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। अब लोकसभा चुनाव आते आते त्रिपुरा मोथा और त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार में एक समझौता हुआ कि किस तरह वहाँ के वनवासियों का हित किया जा सकता है। इसी आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी से त्रिपुरा मोथा का जो है समझौता हो गया और हो सकता है कि उसको 1 सीट लोकसभा में दी जाए, यानी वहाँ विपक्ष खत्म हो गया। जो मुख्य विपक्ष था 13 सीटों वाली त्रिपुरा मोथा, वो अब सरकार के साथ आ गई। वहाँ भी कांग्रेस और लेफ्ट के लिए किसी भी तरह की संभावना नहीं बची। आप मान कर चलिए कि पूरब के इन 2 राज्यों त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के लिए कोई स्थान नहीं बचा। इस एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने सूचना दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, देखें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।